इत्मीनान किसी और के लिए कुछ करके मिलता है, वो इत्मीनान अपने लिए कुछ करके नहीं मिलता। पूरी कमांड जो होगी वो पुलिस के पास होगी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में। सरिश, ये पास जितना करने में मुश्किल था, इसकी प्लानिंग उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल थी। मुश्किलात तो टू मच, इट्स अ टोटली डिफरेंट टेरेन। आदमी बहुत जोर से करेगा तो वो चुड़ियाँ भी परेशान हो जाएंगी। हम इतने आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश सुहेब और आज जुमे का मुबारक दिन है। प्रोग्राम का आगाज़ अपने मामूल के मुताबिक अच्छी बात के साथ करेंगे। अच्छी बात कुछ इस तरह से है कि अपनी ज़ात में एक ऐसा इंसान ढूंढो जैसे सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना जिसको आता हो। तो क्या फ़ायदा अगर आप किसी और के काम ना आए। जो इत्मीनान किसी और के लिए कुछ करके मिलता है, ज़ाहिर है वो खुशी, वो इत्मीनान अपने लिए कुछ करके नहीं मिलता। तो ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए कि ना सिर्फ आप अपने बल्कि दूसरों के काम भी आएँ। तो इसी पॉजिटिव हाई स्पिरिट्स के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। मईशत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले शहर कराची के लिए सेफ सिटी मंसूबे का आगाज़। पहला मरला 1 साल में मुकम्मल करने का टास्क। जदीद कैमरों की मदद से शहर कायद के दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी सख्त होने से जराइम की शरह में बतदरीज कमी और खात्मे में मदद मिलेगी। वर्ल्ड कप में नाकामी के बाद कौमी क्रिकेट टीम में सर्जरी का आगाज़। एक्शन का आगाज़ सिलेक्शन कमेटी से होगा। बाबर आजम की कप्तानी की सीट मजीद बरकरार रहेगी या नहीं, अभी फैसला नहीं होगा। अहम तब्दीलियां हेड कोच से मुशावरत के बाद होंगी। मईशत की बहाली में दुनिया के तेजी से बदलते कदम। ब्रिक्स इत्तेहाद में कल के हरीफ आज के हलीफ बन गए। इक्तसादी ताउन और सियासी मुकालमे के इत्तेहादी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ब्रिक्स में क्या पाकिस्तान हिस्सा बनने जा रहा है, प्रोग्राम में बात होगी। जरा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है। ओपेमा की दुनिया में पाकिस्तानी खातून का बड़ा कारनामा। डॉक्टर सना जमील और अमारा शरीफ ने मुर्ताग पास चोटी को सर किया। बुलंद चोटियों के सर करने की कहानी उनसे सुनेंगे। जी जनाब, ये वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शहर कायद की बात कर लेते हैं। कराची को महफूज बनाने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ हो गया है। सेफ सिटी मंसूबे के लिए मई में ही 3 अरब रुपए से जायद की रकम जारी कर दी गई थी। सेफ सिटी मंसूबे का पहला मरहला 1 साल में मुकम्मल करने का टास्क है। इस मंसूबे की तकमील से जुराइम की शरह में बतदरीज कमी और खात्मे में मदद मिलेगी। सेफ सिटी मंसूबा कराची के बाद सिंध के दीगर शहरों तक वसी किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की मौसर निगरानी की जाएगी और ये जुराइम के खात्मे में मुआविन साबित होगा। आसिम भट्टी, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस मंसूबे पर काम अब आगे किस तरह चलेगा। बहुत शुक्रिया आसिम आपके वक्त के लिए। मुझे ये बताइएगा, पहला सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है ना, कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुआशी हब, पूरे मुल्क को पालता है, एक शहर जो कमाता है। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे इतनी देर बाद इस तरह के मंसूबों का सोचा जाना कि जी कैमरे लगाए जाएंगे। उससे पहले जब वारदातें होती रही हैं जी कैमरे ख़राब थे, कैमरे लगे नहीं थे, तो कुछ पता नहीं चल सका। इवन के नंबर प्लेट नहीं पता चलती। मुजरिम तो दूर की बात है कि पता चलेगा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। पहले जो है वो प्राइवेट सेक्टर की मदद से कैमरे शहर भर में लगाए गए 30,000। उसके बाद जो तादाद बताई गई वो 40,000 से ज़्यादा थी। कुछ NGOs ने भी उनमें अपना किरदार अदा किया और शहर के मुख्तलिफ मकामात पर CCTV कैमरे लगे। लेकिन वो कैमरे जो हैं वो इस काबिल नहीं थे, उनकी जो उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए वो इतनी नहीं थी। अब जो कैमरे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अच्छा ये प्रोजेक्ट जो है पिछले अदवार में जो सिंध हुकूमत का दौर था उसमें भी इस पर काफ़ी काम होता रहा। IG सिंध की जानिब से इस पर हमें गाहे बगाए जो बातें होती रही कि भाई इस पर काम चल रहा है। लेकिन अब आके वो कैमरे लगाए जा रहे हैं। पहले मरहले में जो कराची के सिंध भर के 40 टूल प्लाजा में से सिर्फ 18 कराची के टूल प्लाजा जिस पर वो कैमरे लगाए जा रहे हैं। और इन कैमरों में जो है ख़ास बात यह है कि ये 8 मेगापिक्सल कैमरों की तादाद 209 है। इसमें नंबर प्लेट को उसको शनाख्त करना और उसके अलावा जो ड्राइवर है उसकी शनाख्त के लिए अलग अलग कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो अच्छा मुझे बताइए ये किसके ताउन से हो रहा है, यहाँ पर ये कहीं से इंपोर्ट कराए गए हैं कैमरास, किस तरह काम हो रहा है? ये कैमराज इंपोर्ट कराए जा रहे हैं और ये ताउन नहीं, ये प्योरली गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। अच्छा, इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है और इसका पूरी कमांड जो होगी वो पुलिस के पास होगी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में पूरे सिंध की। और जो जिन मुकामात पर ये कैमरे लगाए जा रहे हैं उनके करीब पुलिस के पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जा रहा है ताकि जैसे अगर कोई वहाँ से मफरूर मुलजिम या कोई भी वारदात होती है
कहीं पुलिस ने कोई मशकूक चीज़ देखी तो फौरी तौर उस पिकेट को आगाह करेंगे और वो फौरी तौर पर पेट्रोलिंग करते हैं, वहाँ से जाके उस पर काम करेंगे। इसी तरीके से जदीद सिस्टम के साथ जो ये टूल प्लाजा पर स्मार्ट सर्विलेंस हो सकेगी। और अच्छा, मुझे पता है मई में इन्होंने फंड्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए थे, तो अभी ये कब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा? अभी फ़िलहाल तो मैंने बताया ना कि दाखिली खारजी रास्तों के ऊपर कैमरे लगे हैं, शहर के अंदर नहीं लगे, यानी कि फ़र्स्ट फेज़ है ये, उसके बाद आगे भी होगा। ये फ़ेज़ कब मुकम्मल होगा? ये तकरीबन 1 साल का फ़ेज़ है, जो कि जो है 1 साल में पूरे शहर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं वहाँ पर लगाया जाएगा। सबसे पहले जो माशी जो कारोबारी इलाके हैं, एम ए जिना रोड और इस तरह के जहाँ पर पुराने कैमरे थे उनको फाल किया जा रहा है। उनका एक पहले आपको याद होगा कि सिविक सेंटर पे कंट्रोल रूम बनाया गया था, लेकिन अब मुकम्मल पूरे सिंध का सेंट्रल पुलिस ऑफिस में होगा, जो वहाँ से उसको जो है वो मॉनिटर किया जाएगा और सबको जो कम्युनिकेशन वहीं से होगा, मतलब वायरलेस सेट पे सबको इसका सब वहीं पर होगा। और जो जितने भी हमारी अहम शाराएँ, तिजारती रास्ते, तिजारती इलाके हैं, यहाँ पर सबसे पहले कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। सबसे पहले अच्छा मुझे ये बताएगा कि इसमें ये जो दाखिली खारजी रास्तों पर कैमरे 209 आपने बताए हैं, तो इसमें अगर कोई ऐसी वारदात होती है तो पुलिस के पास सारा इसका रिकॉर्ड जाएगा और फिर ज़ाहिर है कोई FIR दर्ज होगी, तो मतलब इसमें मैकेनिज्म फिर होगा क्या है, किस तरह चलेगा सिस्टम? देखें, इन कैमरों का जो है खाली इस जैसे बिजली का है, वहाँ पर उन्होंने 8 से 10 घंटे का बैकअप रखा हुआ है। कैमरे की पूरी जो इनकी जो रिकॉर्डिंग है सब कुछ है वो CPU में हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट वो लिंक है। और जैसे ही अगर कोई वारदात होती है, पुलिस पर एक्शन लेती है, तो वो कैमरों की जो फुटेजेस है वो एविडेंस होंगे, वही FIR में वो उसी को बतौर एविडेंस वो आगे पेश किया जाएगा। और जो पुलिस का रिकॉर्ड है ना, उसके मुताबिक 80,000 से ज़ायद मुल्ज़िमान जो मफरूर है सिंध में, अगर वो इन टूल प्लाजा पे इन कैमरों की रेंज में अगर मूवमेंट करते हैं तो जो फेस रीडर कैमरे वो उसकी मदद से उनको शनाख्त करके उनकी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अच्छा फिर है कि उनके कहा जा रहा है ना कि बदतरीज जराइम की शरह में कमी भी वाक़ होगी अगर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है। अच्छा, अभी तो खैर कबल अज़ वक्त है, इसका पहला फ़ेज़ 1 साल में मुकम्मल होगा, कितनी पुरुमीद है आपके वाकई 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा? देखें, वज़ीर आला सिंध और जो IG सिंध हैं, इन दोनों की जानिब से स्पेशली इस प्रोजेक्ट पे बड़ी जो है ना वो संजीदगी से काम कर रहे हैं। और किसी भी मुकाम पर अगर कहीं उनको फ़ंड की ज़रूरत होती है तो फौरी तौर पर फ़ंड भी रिलीज़ कर दी गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये गवर्नमेंट ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर जाएगी। चलो जी, अल्लाह करे। वरना इससे पहले हमने देखा आसिफ के कम्युनिटी लेवल पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन्होंने मिलकर इस तरह के प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया था और अपने इलाके के पुलिस स्टेशन के साथ उसको लिंक किया था और कैमरे अपने अपने इलाकों में लगवाए थे। तो आई थिंक सो ये उसी तर्ज का प्रोजेक्ट है और इसको बस अब बड़े पैमाने पर किया गया है और पुलिस की मदद के साथ इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अच्छा, अभी तो ये 209 कैमरे हैं और ये शहर के दाखिली खारजी रास्तों पर लगेंगे, आगे प्लान इसका है क्या? ये मतलब पूरा प्रोजेक्ट किस तरह का है आगे? देखिए, मैंने बताया ना, जैसे पंजाब में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट है, ये उसी तर्ज का है। और दुनिया भर में जिस तरीके से सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट होते हैं और पुलिस उसको ख़ुद मॉनिटर कर रही होती है, ये उसी तर्ज का प्रोजेक्ट है। ये न सिर्फ जराइम बल्कि दीगर जो भी मामलात होते हैं, कहीं पर किसी को ज़रूरत पड़ रही है, कोई हेल्प मांग रहा है, कुछ भी है, तो वो सब इसी सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के तहत उस पर काम हो रहा होगा और पुलिस इसको देख रही होगी। ख़ास तौर पे किसी को अगर रेस्क्यू की ज़रूरत है तो वही सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के तहत वो रेस्क्यू भी इसमें अमल में आ सकेगा। अच्छा, वैसे मैं साथ साथ ये भी सोच रही हूँ कि ये कैमरे तो लग गए हैं, भी हो जाएगी, मुजरिम पकड़े भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस है ना आगे वाला, वो भी फिर इतना स्लो होता है कि वो बस इंतज़ार ही रहता है कि कब नहीं, इसमें मैं आपको एक बात बताऊँ, इसमें स्लो हो नहीं सकता। अच्छा, क्योंकि ये मेरे आपके हाथ में नहीं है, ये पुलिस वालों के हाथ में नहीं है। कैमरे में जो फुटेज कैमरा जो रिकॉर्ड करे ना, मैं पुलिस की काली भीड़ों की बात कर रही हूँ। मैं आप समझ रहे हैं मैं क्या मैं कहना समझ चाह रहा हूँ रही आपकी बात, लेकिन वो जो इसमें जो टाइमिंग चल रही होती है ना, अगर 1-2 केस ऐसे हो गए कि किसी की गफलत हुई, कोई 1-2 केस पकड़ेगा तो कैमरे बताएंगे कि इतने बजे हुआ था, इन साहब को और ये इतने अफसर बजे बैठे होश हुए आई, थे, सही। ये इन साहब ने इतने बजे कुछ भी नहीं किया, तो उसके बाद अगला खुद ही सीधा हो जाएगा। क्योंकि ये तो सिस्टम में ना एक इंसान के हाथ में नहीं, पकड़ हो जाएगी इसमें। चले, ज़बरदस्त, ये तो फिर बड़ी अच्छी बात है कि पुलिस अफसरान को भी बड़ी फिर मुस्तैदी के साथ अपना काम करना पड़ेगा और इसमें गफलत जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अच्छा, वैसे अभी ज़ाहिर है नौमुंतखब हुकूमत है, कितना सीरियस देख रहे हैं आप? स्पेसिफिकली सिंध गवर्नमेंट की मैं बात करूँगी, क्योंकि मैंने देखा इससे पहले एंटी नार्कोटिक्स के हवाले से बड़ा कहा गया कि क्रैकडाउन और ये वो मनशियात स्कूलों में जाके रैंडमली टेस्ट किए जाएंगे, और अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी है, फिर आपने देखा कि बसेस भी इंक्लूड हुई हैं, तो मेरा ख्याल है कि काम हो रहा है। और देखें, जिस तरीके से क्रिटिसाइज़ हुई है सिंध हुकूमत, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो दियारे गैर में बैठे, और जिस तरीके से नौजवान लड़के स्ट्रीट क्राइम के दौरान मारे गए, तालिब इल्म मारे गए,
उसके बाद से ये प्रोजेक्ट इंतहाई ज़रूरी थे। सिंध गवर्नमेंट इस पर भरपूर एक्शन में है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया हसन लंजार वो भी हमने देखा कि फुल एक्टिव है और वो ये तीनों ये सेम पेज पर हैं, उस पर काम करें ताकि जल्द अज जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। सिंध हुकूमत के ऊपर ये जो एक इल्ज़ाम आ रहा है कि ये कुछ कर नहीं रहे, वो इससे बरी जमा होना चाहते हैं। चलें जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है ये। आसिम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। तो ये जो एक्टिवनेस है और सीरियसनेस है वो प्रैक्टिकली जब काम होता दिखाई दे रहा हो तो फिर ही पता चलता है कि वाकई नीयत है काम करने की। तो बड़ी अच्छी बात है अगर ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अब जनाब हम आ जाते हैं कुछ कौमी क्रिकेट टीम की बात करते हैं जहाँ पर सर्जरी हो रही है। ये सर्जरी भी बड़ी ज़रूरी है क्योंकि पहले वर्ल्ड कप वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की बदतरीन कारकर्दगी और उसके बाद T20 में पाकिस्तान क्रिकेट की शर्मनाक शिकस्तों के बाद कैप्टन बाबर आजम की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। और इन दो आलमी मुकाबलों के अलावा भी कई सालों से बहुत अहम सीरीज़ और ट्रॉफीज़ में पाकिस्तानी टीम की बदतरीन कारकर्दगी का सारा मलबा भी बाबर आजम पर डाला जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि बाबर को कप्तानी पर रहने का हक़ है या उन्हें रुखसत हो जाना चाहिए। वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन PCB ने भी कहा था कि बाबर को रखने या निकालने का फैसला सिलेक्शन कमेटी के पास है, लेकिन वो T20 वर्ल्ड कप में तो कप्तान बरकरार रहे। तो अब बहुत से सीनियर क्रिकेटर्स की भी राय यही है कि बाबर को कप्तानी से हटाना होगा। तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन इंजमामुल हक ने कहा है कि बाबर आजम ने दूसरी बार कैप्टनसी तो कबूल कर ली, लेकिन वो अपनी कारकर्दगी और कैप्टन की हैसियत से इंसाफ नहीं कर सके। तो कैप्टन को कई बार इख्तियारात नहीं दिए जाते, उन्हें इख्तियारात लेना पड़ते हैं, लेकिन बाबर आजम इख्तियारात नहीं ले रहे, इसका टीम को नुकसान हो रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद हैं अमानत हुसैन महर साहब, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी इस पर क्या राय है। बहुत शुक्रिया अमानत साहब आपके वक्त के लिए। मुझे बताइएगा अमानत साहब कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी काफ़ी मायूस कुन रही है, तो कौमी क्रिकेट टीम की बैटिंग की बात करें तो आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, पहली दफ़ा जो शौकीन पाकिस्तान है वो मायूस हैं वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान की कारकर्दगी है। और ख़ास तौर पे ये हमें पिछले तकरीबन साल डेढ़ से ये नज़र आ रहा था। जैसे हम आयरलैंड से मैच हारे, हम पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की B या C आप टीम कह लें उसको भी हम हरा ना सके, वो भी हमने अपनी सीरीज को बराबर किया। इंग्लैंड में हम बड़ा बुरी तरह हारे। और ये जो चीज़ें थी बेसिकली शुरू से ही हमें मिडल आर्डर का खास तौर पे बड़ा फुकदान रहा है। हमें बड़ा वाज़े दिखाई दे रहा था कि हमारी मिडल आर्डर जो है वो कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद जो टीम सेलेक्ट की गई वर्ल्ड कप के लिए वो मुनासिब नहीं था। हमेशा से जब भी बात हुई तो वो जी वेस्ट इंडीज़ में आज़म खान अच्छा खेल रहा है, इफ्तार की और सैम अयूब की वेस्ट इंडीज़ में अच्छी कारकर्दगी है। कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि जिस पहले आप सुपर 8 में जाएंगे तो फिर आगे जाके खेलेंगे। तो सुपर 8 में और ख़ास तौर पे अमेरिका जैसी टीम से हारना ये एक बहुत मायूस कारकर्दगी है। और ख़ास तौर पे मैच जीते हुए और हमारा जो मिडल आर्डर है बेसिकली वही हमारी हार का जो है वो ज़िम्मेदार है, क्योंकि हमारे मिडल आर्डर में कोई भी एक ऐसा बैट्समैन नहीं था जो हमारे ओपनर्स को या हमारे टॉप ऑर्डर को ये कॉन्फिडेंस देता है कि आगे खेले, अगर को पीछे आप अगर आउट भी हो जाते हैं तो पीछे हम संभाल लेंगे। इवन शादाब खान को ट्राई किया गया जो कि एक बॉलर था और उसको भी एज ए ऑलराउंडर और फिर एज ए बैट्समैन खिलाया गया। इसमें अमानत साहब बाबर आजम का मुस्तकबिल क्या है? कैप्टन रहेंगे या PCB किसी और को ये जिम्मेदारी देगी? आपके जहन में ऐसा कैप्टन कौन सा नाम आता है फिर? देखिए जी, कप्तान ने बड़े गलत फैसले लिए, इसमें कोई शक नहीं। और बहुत सारे ऐसे फैसले थे खास तौर पे जैसे आप देख लें अमेरिका का जो आपका मिड ऑफ अंदर खड़ा करना, जबकि बॉल जो है वो ओवर पिच बॉलर हमारा कर रहे हैं और उस वक्त कोई तुक नहीं बनता था कि आप फील्डर को जो है वो दायरे के अंदर लें, क्योंकि जब आगे बॉल की जाती है तो मिड ऑफ और मिड ऑन जो है वो पीछे फील्डर लिया जाता है। और अगर आप शॉर्ट पिच कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो फाइन लेग या बाकी जो है उनको फील्डर्स को बाहर लें। तो कुछ और भी इस तरह के बड़े गलत फैसले भी हुए। शादाब को लोग कहते हैं कि दोस्तियों की वजह से साथ रखा गया, जबकि शादाब जो है पीछे साल डेढ़ से उसकी कारकर्दगी नहीं थी। और इसी तरह देखें, मैं तो हमेशा से ही ये कहता हूँ कि जो विकेट कीपर होता है वो बड़ा अच्छा एक कैप्टन भी होता है, क्योंकि वो हर वक्त हर बॉल को बड़ा अच्छा ऑब्जर्व कर रहा होता है, बैट्समैन की मूवमेंट्स को देख रहा होता है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान एक ऐसा
है जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत अच्छा कैप्टन जो है वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि रिजवान ने हमेशा से, अगर आप मुल्तान सुल्तान की बात करें तो हमेशा से प्लेयर को जो है वो बना, प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया। उस्मान खान उन्हीं की ही कप्तानी में PSL में 2 दफा जो है वो सेंचुरी करने में कामयाब रहे। उन्होंने अब्बास अफरीदी जैसे बॉलर पे ट्रस्ट किया और उनसे काम भी लिया, और जी। उनको अपने प्लेयर्स को हमेशा से उन्होंने मोटिवेट किया, बिल्कुल शाबाशी। तो मोटिवेट मेरे किया। और ख्याल में, माना साहब, अब रिजवान के कुछ नाम की चहमगुड़ियां हम सुन भी रहे हैं कि हो सकता है कि उनको एज अ कैप्टन चुना जाए। अच्छा, टीम में जो ग्रुपिंग का तासुर एक है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या ग्रुपिंग है? बाबर आजम और शाहीन आफरीदी के दरमियान क्या मामलात चल रहे हैं? कप्तानी के हवाले से खींचातानी है, क्या लग रहा है? देखें जी, ग्रुपिंग अब तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी। इवन आप गैरी क्रिस्टन का भी बयान देखें, जहाँ पे उसने कहा कि टीम नाम की कोई चीज़ ही नहीं, यहाँ पे बस ये दिखाई दे रहा है कि खेल रहा है, हर कोई अपना इंडिपेंडेंट जो है वो जा रहा है। और जो बात शाहीन की और बाबर की आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, बल्कि मैं देख रहा था कि शायद अफरीदी ने कहा कि बाबर को शाहीन से जब कप्तानी ली गई तो उसे कप्तानी नहीं लेनी चाहिए थी। और अगर ये बात है तो क्यों शाहीन अफरीदी ने भी एक्सेप्ट की, जब बाबर आजम एक कैप्टन था और अच्छा वो भी चल रहा था, तो क्यों शाहीन अफरीदी ने एक्सेप्ट किया? ये बोर्ड का फैसला था, और बोर्ड ने जो है उस वक्त मुनासिब समझा कि क्योंकि बोर्ड रिसेंटली चेंज भी हुआ, उस वक्त मोहसिन नकवी साहब आए, तो उन्होंने यही मुनासिब समझा कि जो आपका पुराना और एक्सपर्ट और काफ़ी सालों से जो चल रहा है और वर्ल्ड कप पास आ रहा है, चैंपियन ट्रॉफी जो है उसको 7-8 महीने रह गए, तो क्यों ना जो ऑलरेडी आपके कैप्टन चाह रहे हैं उसी को कंटिन्यू करें। और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्रुपिंग में या देखें आ रही हैं, तो ये ऐसे होना नहीं चाहिए। जब आप एक कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं, अपने मुल्क के लिए नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी कौम एक शर्मिंदगी का बायस बनी। और बिल्कुल आज सही दुख बात होता है जब दूसरे लोग और दूसरे मुल्क के लोग जो है वो इसके ऊपर बात करते हैं। और यही वो टीम थी जो 2 साल पहले हमारे जी। ऑस्ट्रेलियन जो जब उन्होंने यहाँ पे इसी टीम की तारीफ की कि जितना ड्रेसिंग रूम पाकिस्तान टीम का अच्छा है, मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। तो बिल्कुल ये आप बड़े बिल्कुल अफसोस की आपने बात बजा है। फरमाया। इसमें अमानत साहब एक और चीज भी है कि आप नहीं समझते कि हंगामी तौर पर पिचेस तैयार करने की कोशिश के दौरान ICC ऐसी पिचेस नहीं बना सका जहां क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती? तकरीबन तमाम ही अच्छे बल्लेबाज नाकाम रहे हैं। ड्रॉप इन पिचेस का मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप में जिस तरीके से हमने देखा बैट्समैन जो है वो कितना सफर किया, इवन कोहली जैसा बैट्समैन, इवन रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन, और सब जो बैट्समैन थे सब ने सफर किया। और उनमें बाबर बाकियों की निस्बत बहुत अच्छा रहा एज ए प्लेयर। लेकिन उसके अलावा आप देखें मौसम का, जैसे फ्लोरिडा में जो मौसम था, उधर तूफान की जो है वो ऑलरेडी पता चल रहा था कि यहाँ पे तूफान आया, और वहाँ पे मैचेस जो है वो भी इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप के मैचेस को वहाँ पे कराया गया। और इस तरह की जो पिचेस हैं ये बैट्समैन को काफ़ी डिस्टर्ब किया। और शायकीन क्रिकेट जो है वो जोश, क्योंकि T20 जो होती है वो चौकों छक्कों में जब रहते हैं, बिल्कुल वो नहीं हो कि फ्लैट पिचे हों, लेकिन कम से कम मुकाबला बराबर होना चाहिए, बॉलर के लिए भी और बैट्समैन के लिए भी। और उसके साथ जो है बारिश, देखें आप पाकिस्तान का कितना बड़ा लॉस हुआ, श्रीलंका का बारिश की वजह से लॉस हुआ, और इसी तरह बाकी भी टीमें, इंग्लैंड का भी हो जाना था लेकिन वो उसकी लक अच्छी के वो बच गए। और इस तरह की टीमें जो, इस तरह की पिचेज जो हैं वो वर्ल्ड कप में नहीं होना चाहिए, बड़ी मायूस कुन हुई। और उसके अलावा अगर आप मैच देखें जो आयरलैंड का मैच होना था अमेरिका के साथ, और अगर आयरलैंड जीता तो पाकिस्तान 100% पहुंच जाता, तो उधर भी उनके पास कोई, अब वर्ल्ड कप का मैच करवा रहे हैं और ड्राई ग्राउंड करवाने के लिए आपके पास 1-2 मशीन पड़ी हैं जिनसे आप ड्राई कर रहे हैं। और इसी तरह देखें पाकिस्तान में हुआ तो हेलीकॉप्टर से ड्राई कर दिया गया। तो वर्ल्ड कप जैसे मैच, और आपको ऑलरेडी पता था कि यहाँ पे बारिश के चांसेस है, तो ये जो है ये ICC के लिए एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों उन्होंने इन पिचेस को, इन ग्राउंड को ड्राई करने के ऊपर ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल, ये ICC के लिए क्वेश्चन मार्क है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, मुझे बताइएगा वर्ल्ड कप की मुमकिन फाते टीम कौन सी हो सकती है? बहुत सी टीमों ने सरप्राइज किया है, अमेरिका और अफगानिस्तान ने मुतासिर कुन खेल पेश किया है,
तो आप क्या समझते हैं फाइनलिस्ट कौन होगी? देखिए, अब जिस तरह की क्रिकेट हो रही है, जिस तरह की ग्राउंड हैं, पिचेस हैं, वेस्ट इंडीज में अब बैटिंग पिचें हैं, हाई स्कोरिंग भी होना है, टफ है। लेकिन मेरे ख्याल में जो 3 टीमें हैं वो फेवरेट है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इंडिया का जो होता है ये सेमीफाइनल फाइनल में नर्वस होते हैं प्लेयर, और वहाँ पे टफ होता है, और ऑस्ट्रेलिया जितना उतना ही स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मे बी फाइनल हो, और ज़्यादा चांसेस है वो ऑस्ट्रेलिया के ही लग रहे हैं। सही। चलें जी, हमारी तो दुआ ये है कि बस इंडिया ना जीते, बाकी उसके मुकाबले में जो भी टीम हो वो भले वर्ल्ड कप ले जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी गहरी नज़र है आपकी क्रिकेट पर, और आपके कीमती वक्त के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। कहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी हो तो इंसान हर वो चीज़ हासिल कर लेता है जिसकी ख्वाहिश उसको होती है, और जनाब जुस्तजू अगर सच्चे दिल से की जाए तो कैसे मुमकिन है कि आप कामयाब ना हो। एक ऐसा ही नाम पाकिस्तानी कोपेमा डॉक्टर सना जमील का है, जिन्होंने हालिया दिनों में वेस्ट मुर्ताज पास चोटी को सर किया है। 5750 मीटर बुलंद चोटी सर करने के मिशन में किस तरह की मुश्किलात उनको पेश आई हैं। ना सिर्फ डॉक्टर सना जमील बल्कि हमारा शरीफ भी उनके साथ मौजूद थी, और दोनों बाहिम्मत ख़वातीन ने इस वक्त मुझे ज्वाइन कर लिया है, और अपनी फील्ड में क्या कमाल महारत के साथ जनाब चोटियाँ सर करती जा रही हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सना जमील एंड हमारा शरीफ, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारा में स्काइप पे ज्वाइन कर चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आती हूँ सना, मुझे ये बताइएगा कि आपने ये वेस्ट मुर्ताख सर को ही क्यों पास, आई थिंक बड़े मुश्किल नाम है चोटियों के, वेरी सॉरी, इसी को क्यों चूज किया? अच्छा, वेस्ट मुस्ताक, ठीक है ना, वेस्ट मुस्ताक पास, ओके। सैरिश, ये पास जितना करने में मुश्किल था, इसकी प्लानिंग उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल थी। हमने इस पास को प्लान करने में 6 महीने लगा दिए। 6 महीने पहले से हमारी पूरी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, और हमारे ग्रुप में हम लोग 6-7 लोग थे जिन्होंने जो है वो 3-5-6 ऑप्शन दी थी कि जी ये पासेस हैं तो सिलेक्ट कर लें। तो हम सब ने इसी को मतलब सिलेक्ट किया। हमने पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, और फिर हमें लगा कि यार ये हिस्टोरिकली भी इसका बड़ा रिच बैकग्राउंड है और बहुत कम लोगों ने इसको किया है, तो लेट्स जस्ट डू दिस वन। तो सिलेक्ट तो कर लिया। उसके बाद जब हमने सारी हिस्ट्री पढ़ी, पूरी तारीख पढ़ी, तो पता ये चला कि जो वर्ड है मुज़ताख, मुज़ इज़ बेसिकली, हाँ, तो मुज़ मीन्स बर्फ़ यानी आइस, और ताख मीन्स पहाड़ यानी कि बर्फ़ का पहाड़। ये इस वर्ड के टर्किक ओरिजिन है, यानी ऐसा पहाड़ जो कि सेंट्रल एशिया को कश्मीर से सेपरेट करता है, फुल बर्फ़ से कवर्ड वाला पहाड़। मुस्ताख पास के 2 टाइप्स हैं, यानी कि एक ईस्ट मुस्ताख पास है और एक वेस्ट मुस्ताख पास है। ईस्ट मुस्ताख पास जो है वो 100 से ज़ायद साल जो है वो बहुत पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि ये यूज़ होता था फॉर ट्रेडिंग रीजंस। वेस्ट मुस्ताख पास जो है इट इज़ कंसिडर्ड एज अ शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यारकंद इन चाइना एंड बाल्टिस्तान इन पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये कैरावन्स और ये जो ट्रेडिंग रूट है और जो एक्सप्लोरर्स हैं वो ये रूट इस्तेमाल करते थे चाइना और स्कर्दू चाइना जाने के लिए। ये पास जो है वेस्ट मुस्ताख पास, ये 1812 में ये डिस्कवर किया गया, क्योंकि ईस्ट मुस्ताख पास जो है वो बहुत ज़्यादा बर्फ़ और एवलांचेस की वजह से क्लोज़ हो गया था, बंद हो गया था, इम्पॉसिबल हो गया था, ठीक है। तो 1812 से आप सोचें कि ये पास जो है ये इसमें से जो है वो लोग अपने ऊँट तक, मतलब जो हम पढ़ते हैं ऊँट भी जा रहे हैं जी और याक्स भी जा रहे हैं, उनके माल मवेशी कैसे जाते थे? यही एक्चुअली सैरिश मेरा जो सबसे बड़ा, जो मैं जिस चीज़ से मैं थोड़ा सा डिफ़र करती हूँ इस बात पे, कि ये इतने मुश्किल रास्तों में ये जानवर कैसे पहुँचते थे। हमारे लिए पहुँचना मुश्किल, इंसानों के लिए पहुँचना मुश्किल, तो ये पूरे माल मवेशी लेके अपनी फैमिलीज़ को लेके जो है ये इस तरह ट्रैवल करते थे इस पास के थ्रू। अच्छा, 1837 में इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि सिखों ने जो है वो स्कर्दू, जो शिगर वाला पार्ट है स्कर्दू का, उसमें हमला किया। शिगर में एक लाइब्रेरी होती थी, उसको पूरा जला दिया। तो जितने रिकॉर्ड्स हमें मिलते थे वो काफ़ी रिकॉर्ड्स अब हमें नहीं मिलते, तो बहुत सारे मिसिंग लिंक्स हैं अभी भी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। 1830s में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स, यूरोपियन ट्रैवलर्स, यूरोपियन हिस्टोरियंस जो हैं वो इस खित्ते में आए, जिसमें गॉडविन ऑस्टिन और गॉडफ्रे वाइन और डॉक्टर फ्रांसिस मॉरिस, जिसमें टिलमन और एरिक शिप्टन, जस्ट टू नेम अ फ्यू, बहुत आए थे। इन्होंने काराकोरम्स को और ये जो पूरा खित्ता है इसको बहुत डिटेल स्टडी किया और उन्होंने बाकायदा मैप्स बनाए
ठीक है, लेकिन सारा क्रेडिट वैसे यूरोपियंस लेके जाते हैं। यूरोपियन से कई साल पहले जो यहाँ के लोकल बल्तीस थे, उनको यहाँ के सारे सारे रास्ते, सारे रूट्स सब पता थे। उनका नाम क्यों नहीं पता हिस्ट्री में, उसकी वजह ये है कि उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं रखा। वो जस्ट बाय वर्ड ऑफ माउथ, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन वो चीज़ जाती रही, तो इसलिए उनका नाम हिस्ट्री में नहीं आता। लेकिन असल में जो मास्टर्स हैं, जो अनसंग हीरोज हैं, वो ये बल्तीज ही हैं जिनको सारे पासेस का पता था। जबरदस्त, ये तो भाई आपने कायदा इसकी पूरी हिस्ट्री जो है वो उसको पढ़ के तो उसको चूज किया। अच्छा हमारा, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगी, आपने क्यों चूज किया इस माउंटेन को? मुर्ताख पास, मुस्ताख पास। हमारी सेम टीम है जो कि लास्ट ईयर हरमोश पे भी गई थी, हमने हरमोश पास भी किया था। अब सेम टीम के साथ हम लोग फिर 6 मंथ्स पहले डिसाइड करना शुरू कर देते हैं कि हमने इस साल क्या करना है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि 4 ईयर से सना मेरी कैंप मेट भी है, ट्रैक मेट भी है, तो इसलिए फिर हम लोग और आप दोनों डॉक्टर भी हैं। आई इज एक्चुअली डॉक्टर बट आई अच्छा, हमारा ऐसा लॉयर। अच्छा आप लॉयर हैं, ओके। प्रोड्यूसर साहब खुदा का वास्ता खौफ करें, क्यों मुझे ऑन एयर रील करा रहे हैं? अच्छा एनीहाउ, मुझे ये बताइएगा कि हमारा मुझे ये रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। मुझे डॉक्टर सना ने बताया कि कुछ दिन ऐसे हैं कि जो कि बड़े मुश्किल थे, मौसम की सख्ती भी थी, और मैं ऊपर जाती थी कहती थी भागूं घर को, लेकिन ज़ाहिर है एक पैशन भी है। तो आपकी फीलिंग्स क्या रही, एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने दिन लगे? एक्चुअली टोटल 11 ट्रैकिंग डेज थे जो इस मुस्ताक को करने में लगते हैं। मैक्सिमम 6 डेज आपको असेंड में लगते हैं, आप जब तक मुस्ताक के टॉप पे जाते हो। और अगर आपने सेम रूट से वापस आना है तो आपको मतलब मिनिमम भी 4 डेज में आप वापस आ सकते हो। इसलिए आपको टोटल 11 ट्रैकिंग डेज लगेंगे। इसमें आप अस्कोली टू अस्कोली मैं आपको बता रही हूँ। और मुश्किलात तो टू मच, इट्स अ टोटली डिफरेंट टेरेन। आपको स्टार्ट से ग्लेशियर्स मिलेंगे, पहले आपको पूरा पनमा ग्लेशियर मिलेगा जिसमें रास्ता ढूंढना पड़ता है, और हर साल ग्लेशियर की डायरेक्शन चेंज होती है। अच्छा मैं डॉक्टर सना आपकी तरफ अब आती हूँ, मुझे बताइएगा ये प्रेपरेशन आप लोग करते हैं कि 6 मंथ्स पहले आप लोग डिसाइड करते हैं और उसके बाद आपका ग्रुप है, सब डिस्कशन होता है, फिर आप उस चूज करके आप उस माउंटेन की तरफ जाते हैं, तो क्या तैयारी क्या होती है, किस तरह आप लोग सब मिलके अपने अपने सजेशंस देते हैं, क्या सजेशंस होते हैं वो? सर सबसे पहले तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनता है, ठीक है ना, और हमारी टीम ऑलमोस्ट वही है जो लास्ट टाइम उन्होंने हरामोश ला किया था। सिर्फ 2 बंदे हमारे नए थे इस दफ़ा टीम में, और उसके बाद एक बंदे की जिम्मेदारी लगाते हैं कि वो सारे कोऑर्डिनेट्स जो है वो इस पूरे एरिया के खत्ते के हमें जो है वो सारे एक्सप्लोर करके बताए। हमारे साथ टीम में हमारे जो टीम लीडर आप कह सकते हैं जिन्होंने पूरी एक्सपीडिशन प्लान की थी, अब्दू ईस्ट फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने हमारे वो सारे कोऑर्डिनेट्स रोज़ाना ना मैसेज में आज ये वाली जगह है वो मैप्स भेज रहे होते थे कि हम यहाँ से यहाँ कैंप करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, और पॉसिबिलिटीज़ बताते थे कि यूँ यूँ है, यहाँ पे हाइट है, इधर ज़्यादा ख़तरा है, यहाँ पे क्रेविसेस ज़्यादा है, तो वो कोऑर्डिनेट्स की जिम्मेदारी उनकी थी। फिर कुछ लोगों की हमने जिम्मेदारी लगा दी थी वेदर फोरकास्ट की, कि जी वेदर का भी आप रोज़ाना हमें ज़रा अपडेट्स देते रहें, क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तान में आई थिंक बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया ने बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग फेस की है, सर्दियाँ बहुत लेट स्टार्ट हुई, स्नोफॉल मार्च में स्टार्ट हुई इन एरियाज़ में, तो बहुत लेट बर्फ़ बहुत ज़्यादा हमें मिली, इसी वजह से बर्फ़ ज़्यादा मिली। फिर कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई जी खाने का अरेंजमेंट करें, पोर्टर्स का टीम से बात करें, टीम से डिस्कस करें किस टीम ने हमें लेके जाना है, तो और फिर जाहिर सी बात है कि वो जो सारी एक्सरसाइजेज एंड दोस फिजिकल वो सब तो चलता ही रहता है, वो तो 6 महीने पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इस दफ़ा तो मैंने बल्कि जिम, बिकॉज मैं हर दफ़ा घर में कार्डियो करती हूँ, तो इस दफ़ा दिस टाइम आई ट्राई टू हिट द जिम एज वेल, बिकॉज मुझे पता था कि ये मुश्किल होने वाला है, तो इस दफ़ा जिम के बगैर काम नहीं चलेगा। तो इस तरह जो है ना इसकी प्लानिंग बाकायदा की गई, और चूँकि बहुत कम लोगों ने सैरिश इससे पहले यहाँ पे अपने कदम रखे, तो इतना आइडिया में नहीं था। बाय द वे इससे पहले कितने लोगों ने सर किया इस माउंटेन? सैरिश बहुत कम लोगों ने। अगर इसका हम लोग समिट हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले इसको 1990 में जो है एक फ्रेंच टीम ने जो है वो इसके टॉप तक पहुँची थी। उसके बाद डेविड हैमिल्टन थे जो यूके से थे, उन्होंने 2004 में इसके टॉप पे मतलब इन्होंने समिट किया था। उसके बाद माइकल बीक फ्रॉम जर्मनी इन 2009 उन्होंने जो है इस पास के मतलब वो पास के टॉप तक पहुंचे थे। फिर सलमान राशिद जो हमारे पाकिस्तान के बड़े फेमस ट्रैवलर हैं, बड़े सारे ट्रैवलॉग्स भी लिखे हैं, उन्होंने 2006 में टॉप तक वो नहीं पहुंचे थे, टॉप से 300 मीटर नीचे उन्होंने अपना कैंप कर लिया था क्योंकि वेदर बहुत ख़राब उनको मिला था। उसके बाद 2017 में बेल्जियम से जेफ हॉबिन, उन्होंने ये पास ना सिर्फ टॉप पे पहुंचे थे बस क्रॉस करके एक और पास करके फिर वो वापस पाकिस्तान आए थे।
और 2018 में 2 पाकिस्तानी टीम्स ने जो है इस पास को जो है इसके पास के टॉप पे भी पहुंचे थे और उसको क्रॉस भी किया था, और उसके बाद फिर हमारी टीम। सही। चले मैं अब हमारा से पूछती हूँ, हमारा जब आप लोग टॉप पे पहुंच गए तो उस वक्त जो आपकी फीलिंग्स थी कुछ ज़रा एक्सप्रेस कीजिएगा, उस वक्त क्या ख्यालात आ रहे थे, जहन में क्या चल रहा था? एक्चुअली वो डे काफी हमारे लिए टफ था क्योंकि भी क्लियर नहीं थी, बार बार हर थोड़ी देर बाद फ्लडीज गिरना शुरू हो जाती थी और डे काफी ज्यादा क्लाउडी था। तो वी वर लाइक कि थोड़ा सा बस दुआ करो, थोड़ा सा सूरज निकल आए और हम आगे जा सके, क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्रेविसेस से बचने के लिए और रूट ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि आप रूट ब्रेक नहीं कर सकते ऐसे। लेकिन फाइनली व्हेन वी रीच द टॉप वी वर लाइक वी हैव डन इट, मतलब इतने ख़राब मौसम में भी हम लोगों ने जाहिर तो है वो हमें- एक फीलिंग ही और होती है। अच्छा, मैं फाइनली आप दोनों से पूछूंगी अब नेक्स्ट क्या प्लान है ये भी बताइए, और दूसरा कोई ऐसा वाकया जो कि आपको याद रहेगा हमेशा इसका। सरिश नेक्स्ट तो अभी हमने वाकई जो सच्ची टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ अभी नहीं सोचा हुआ, ठीक है। वो 6 मंथ्स पहले ही हमारा ग्रुप वापस से जो है वो रीएक्टिवेट होगा और फिर हम लोग कुछ सीजन डिसाइड कौन सा करेंगे। होता है? यही वाला होता है ना जिसमें जाते हैं? हाँ, जून जुलाई, मई तो जून next year ही जुलाई हो सकता है अगस्त, फिर तो। इंशाल्लाह हाँ, इंशाल्लाह। दूसरा आपने सवाल क्या वाकया किया था? पूछा था, कोई ऐसा याद वाकया रहेगा? सर जैसे मैं बताएं कि फिजिकली मेंटली बहुत टफ था ये। हमें सेकंड डे से ही स्नोफॉल शुरू मिल गया, मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हमें स्नोफॉल मिलेगी, बहरहाल मिली। हमने उस वक्त तो बड़ा एंजॉय किया। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे टॉप की तरफ, इतनी ज़्यादा स्नोफॉल स्टार्ट होगी, जैसे कि अभी हमारा ने भी बताया कि विजिबिलिटी सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था, और हमें ये भी नहीं पता था कि हम ये पास भी कर पाएंगे नहीं गए। इंटरेस्टिंगली हमें इसके बाद एक और पास भी क्रॉस करना था, जो कि इसी वेदर की वजह से हम नहीं कर पाए। तो हम उस टॉप तक पहुँचे, हम जब टॉप पे पहुँचे तो नज़र आगे कुछ आए ना, और फिर पूरी टीम जो हमारी आपस की ऑर्गेनाइजर्स हैं और हमारे टीम मेंबर्स की बाकायदा मीटिंग हुई टॉप पे कि भाई करना क्या है। हम कहते हैं हमने एक और पास करना है, उन्होंने कहा हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एक बंदे की जान का रिस्क लेना भी बहुत मतलब वो नहीं लेना चाहते, वो कहते कि बहुत रिस्की है, सामने कुछ अच्छा, नजर नहीं आ रहा। मैं हमारा से पूछती हूँ टॉप पे मतलब वेदर होता किस तरह का है ना, विजुलाइज करते हैं हम, इमेजिन करते हैं, क्या बड़ी तेज हवाएं होती हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा होता है, सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दें। एक्चुअली वहाँ सर्दी आप इस तरीके से जज कर सकते हैं, जिस टॉप में हम लोगों ने अगले दिन सुबह उठ के अर्ली 3 o'clock पे 3 AM पे स्टार्ट करना था जी। ट्रैक टॉप पे जाने के लिए। उस रात ठीक है। -20 था वहाँ पे, और इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थे, आप इमेजिन करें जो हमारे कैंप के बिल्कुल, जिपर्स ये हैं। जाहिर है आप लोगों का ये हार्ड वर्क है, आप लोगों की मेहनत है कि आप लोगों ने फिर इसको सर किया। बहुत शुक्रिया हमारा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर सना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी नाजरीन एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। मैं चाहूँगी थोड़ी योगा पे बात की जाए, उनके कहते हैं ना सेहत है तो सब कुछ है, हेल्थ इज़ एक्चुअल वेल्थ। तो आज 21 जून है जो कि दुनिया भर में योगा का आलमी दिन है, और योगा संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है काबू पाना और मुत्तहिद करना। दुनिया में योगा एक्सरसाइजेस को नफ्स पर काबू पाने और सेहतमंद रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त योगी डॉक्टर वजाहत मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग समझे हैं इस अहमियत को? पाकिस्तान में जो रेशो है पाकिस्तानियों की जो कि योगा की अहमियत को समझते हैं, योगा करते हैं, कितनी है? कम है, लेकिन खुशी की बात यह है कि बतरजीह बढ़ रही है। अच्छा, और मुल्क में ऐसे माशाल्लाह बहुत अच्छे इदारे हैं जो फ्री ऑफ चार्ज योगा करा रहे हैं, और सुबह के वक्त फजर के बाद सेशंस होते हैं तकरीबन हर पार्क में अब होने लगा है। तो आई थिंक इज वेरी ग्रेट। अच्छा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्ग ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ स्लोली करना होता है, तो भागम दौड़ी नहीं है, तो ज़्यादा जो एडवांस एज के लोग हैं वो योगा को पसंद करते हैं, ऐसा ही? ऐसा भी है, लेकिन ऐसा ही नहीं है। अच्छा इसलिए कि योगा के मुख्तलिफ अक़साम हैं। जैसे मैं ज़्यादातर हाथा योगा कराता हूँ, बहुत ही लाइट सॉफ्ट, उसको डोमेस्टिक योगा कह लीजिए। विनाशा योगा बड़ा फास्ट है, पावर योगा इंतहा फास्ट है, बहुत हैवी है। अच्छा। उसको गर्म माहौल में किया जाता है। बिक्रम योगा जिसको अक्सर लोग कहते हैं, पावर योगा। तो योगा को उसकी एज के हिसाब से करने वाले, उसके माहौल, उसकी ज़रूरियात के मुताबिक जो है वो किया जाता है। ज़्यादातर क्योंकि हमें इस एज में जिसमें मैं भी हूँ 60+, उसमें आपको ना रेंज ऑफ मोशन पे काम करना होता है। रेंज ऑफ सही। मोशन के लिए आपको बहुत हैवी योगा की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर मैं अपना हाथ यूँ भी हिला रहा हूँ तो ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, ठीक है। किसी भी तरह की मूवमेंट एक्सरसाइज है। ये मेरे जोड़ हिल रहे हैं, ये एक्सरसाइज है। अब इसको अगर योगा में हम करते हैं तो ज़रा मज़ा इसलिए आता है कि इसमें बहुत फास्ट नहीं लगता। ताई ची
ये बस सिर्फ एक क्लासिकल यू कॉल इट बहुत ही सिंक्रोनाइज किस्म की डांसिंग है। डांसिंग अगर है। उसको देखें तो अच्छा लगता है। सुबह का वक्त है, अब सुबह के वक्त जब चूड़ियाँ चहचहा रही हों, हाँ, बहुत अच्छा आदमी लगता है। बहुत जोर से करेगा तो वो चूड़ियाँ भी परेशान हो जाएंगी। हम इतने अच्छे अंदाज में बोल रहे हैं, ये पता है चीख रहे हैं। वो मुझे लगता है एक कथारसिस का वक्त होता है, सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, इंसान सेल्फ टाइम, उसका मी टाइम चल रहा होता है। तो ऐसे में जब आप नमाज पढ़ने के बाद जब योगा करते हैं ना, तो वो एक जो इत्मीनान और एक सेटिस्फेक्शन और जो ज़हनी सुकून महसूस होता है, वो आई डोंट थिंक सो कि वो जो भागने में जिसमें आप हाँफना शुरू कर उसकी देते अपनी हैं, एक वो अफादियत है उसकी उसमें भी। कोई उससे बिल्कुल, सिर्फ बिल्कुल। नज़र तो अच्छा, नहीं कर पता है सकते। क्या, अब हमारा एक कौमी मसला है पाकिस्तानियों का, जो है तोंद, जिसमें किसी का छोटा मटका है, किसी का बड़ा मटका है, कुछ इस किस्म का, वेरी सॉरी, ये है मसला ना। तो मैंने अक्सर नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जी योगा करने से एटलीस्ट ये हुआ है कि हमारा जो पेट है ना वो साथ लग गया है। तो आप चूंकि योगी हैं और मैं आपसे ये चाहूँगी कि क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ऐसी हो सकती है जो बैठे बैठे भी आप बता सकते हैं, बिल्कुल। तो क्रक्स जिसे कहते हैं ना कि की मसला भी मैंने बता दिया कौमी क्या है। तो कुछ ऐसे पॉजेज आप मुझे बताइए कि जो लोगों को ना फ़ायदा हो कि वो बैठे बैठे कर लिया करें और उनके लिए ना, उनके आज आलमी दिन है योगा का, तो अहमियत भी पता चल जाएगी और मसले का हल भी निकल आएगा। देखिए, मसला अगर पता चल जाए तो मसले का आधा हल तो उसी वक्त निकल जाता है। सही हो गया। अब ये है कि ठीक है, वो जो तोंद है छोटी बड़ी मटका निकल आया है, उस मटके को कैसे सही करेंगे? तो मटका अगर लूज होगा तो वो मटका रह नहीं पाएगा, थोड़ी देर में टूट जाएगा, बढ़ जाएगा। सही कह रहे हैं। तो मटके को टाइट कैसे रखें? टाइट कैसे रखना है? सबसे पहले अपनी कमर ठीक है, और पेट को हत्तुल इम्कान खींच के रखा करें। सही, इसको जाने मत दें, इसको समझ लें बस कि संभाल के रखें, ये वो दोस्त है जो अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। वापस नहीं आएगा, खींच के रखें, खींच के रखें। सिर्फ खाने के वक्त आप इसको छोड़ दें। बाकी पूरी कोशिश किया करें कि कमर सीधी और बॉडी को, अच्छा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लेथार्जिक होगी ना, पेट बाहर निकलेगा, बाहर निकल क्योंकि वो कंप्रेस हो रहा होता है। अच्छा, हमारे मसले भी तो ये ना कि हम दिन भर जॉब्स करने वाले लोग सीट पे बैठे रहते हैं और उनकी ना बस ये है कि थके हुए हैं, काम तो करना है, तो पोस्चर उनका बस फिर यही हो जाता है कि यार मैं बस थका हुआ हूँ। देखो सिस्टर, अगर देखा जाए काम के हिसाब से तो कुछ कौमें जिनकी शनाख्ती काम है, जैसे चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, लेकिन वो तो मोटे नहीं मोटे नहीं होते। तो अगर हम काम करके थक रहे हैं तो वो काम करके क्यों नहीं थक रहे? वो काम अरे, करके उसमें और भी बड़ी चीज़ है ना, वो लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीते हैं, वो ठंडा पानी नहीं उसकी पीते। एक और वजह है। योगा के साथ साथ जुड़ी कुछ और साइंस है जिसको समझने की ज़रूरत है। मैं खुद डॉक्टर हूँ, ऑर्थोपेडिक हूँ, तो मैं एर्गोनॉमिक्स पे काम करता हूँ, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी पे काम करता हूँ। ये मेरा सब्जेक्ट है जो मैं कॉर्पोरेट में सिखाता हूँ। जब आपको ये आगाही हो जाती है कि आपको कैसे बैठना है, देखिए अगर मैं इस तरह बैठूँ, ये योगा का अंदाज़ है जो मैंने कमर को सीधा रख के बैठा और बिल्कुल सीधा रखा है। लेकिन जैसे ही मैं यूँ हो जाऊँगा तो अब मेरी लंबर के अंदर भी दर्द हो जाएगा, मेरी आइज़ के ऊपर भी बहुत प्रेशर आएगा। तो योगा वो नहीं है सिर्फ जो आप मैट पे देखते हैं, योगा वो भी है जो मैट से हट के होता है। मैट से हट और मैं इस वक्त मैट से हट के योग कर रहा हूँ। तो अगर एक्सरसाइज आपको मैं बता देता हूँ, 2 एक्सरसाइज हैं बड़ी अच्छी, भाटी कमाल की है। सिर्फ हाइपरटेंशन वाले जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो दोपहर में ना करें, और बहुत सिंपल है। सांस लेते हुए पेट को फुलाएं, झटके से खाली कर दें। कम से कम कितनी बार? 2 मिनट से 3 मिनट 5 मिनट तक जा सकते हैं। शर्त यह है कि आपको गर्मी ना लग रही हो, पसीने ना छूट जाए, ब्लड प्रेशर हाई ना हो रहा हो। अगर आप ये करते रहेंगे तो ये आपके इंटरनल ऑर्गन का मसाज है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि अपर मसल्स को हम कोई मसाज करें, ये इंटरनल ऑर्गन का मसाज है। सारे ऑर्गन्स के ऊपर से फैट हट जाता है। एक फैट वो है जो मसल्स के साथ है, एक वो फैट है जो हमारे ऑर्गन्स के ऊपर है। तो जब हम BMI देखते हैं तो BMI में हमें पता चलता है कि हमारे ऑर्गन्स के साथ कितना फैट बिल्कुल। है। ठीक है, वो फैटी लिवर हो जाता है। बिल्कुल। सो वो तमाम अमराज हटाने के लिए कपाल भाटी कमाल की है। और कमाल भाटी जो है वो अच्छा, पता है इसका वजह साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, कि इसका जो आगाज़ है वो होता है आपके पहले पेट का एक टायर बनता है, उसके बाद उस टायर के ऊपर एक नई लेयर आती है जो कि स्टमक पे होती है आपके, बस फिर वो एक समझ लें कि आखिरी हद होती है, उसके बाद कोई नहीं रोक सकता इस मटके को निकलने से। हाँ, मेरे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मुईज़ हुसैन साहब कहते हैं पहले टायर बनता है और फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन जाती है, कॉलोनी बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है उस टायर के ऊपर, इतना वसी हो जाता है वो। दरअसल हमें अपने बारे में आगाही नहीं। आज जो टॉपिक है योगा का वो है सेल्फ एंड सोसाइटी। सही, आगाही, योगा फॉर सेल्फ एंड बिल्कुल ऐसा सोसाइटी। ही। कोई भी माशरा उस वक्त तक सेहतमंद नहीं हो सकता जब तक वहाँ का फ़र्द सेहतमंद ना हो। तो अगर आज हम ये तय करें, सिर्फ योगा के लिए नहीं, योगा से हट के भी, कि हम अपने आप को सेहतमंद इसलिए रखें कि इस माशरे का एक फ़र्द जो मेरी जिम्मेदारी है अपने आप की, वो सेहतमंद कर दूँ। तो हमें अपने आप को बैठना सीखना चाहिए। अगर आज कुछ भी ना आप करें ना योगा से, तो आप सिर्फ बैठना सीखें, कमर को सीधा रखा करें, गर्दन को ना बहुत बाहर निकालें
और इसका अंदाज भी है कि अपने हाथ को यहाँ रखें, यहाँ रखने के बाद हल्की सी चिन को फिंगर को बाहर निकालें, इंडेक्स फिंगर को। ये चिन पे आ रही है तो ठीक है, लेकिन अगर चिन इससे बहुत बाहर निकली हुई है तो इसका भी मतलब गलत आपने है। अब सर्वाइकल या आपको वर्टिगो हो सकती है। बहुत पीछे है तो तो आपने कंप्रेस किया हुआ है, अब आपको सर का दर्द हो सकता है। तो ये लाइट सा एक अंदाज है कि आपने पहले हाथ रखा और इंडेक्स फिंगर को जितना आप आगे हल्का सा ले जा सकते हैं, वहाँ देखें That चिन पे means आ रही कि है। मैं सही हूँ इस वक्त। हाँ, Okay. तकरीबन सही है। फिर एक ये है कि शीशे में आप देखें कि आपके दोनों कान आपको पूरे साफ नज़र आ रहे हैं या यूं तिरछे हैं हल्के से, तो इसका मतलब आप गर्दन को थोड़ा टेढ़ा किया हुआ है आपने, हाँ, वो टिल्ट खत्म करना है। चिल ख़त्म करना है। और एक जो बड़ी बुनियादी एक्सरसाइज है वो है स्ट्रेचेस। तो लाजमी तौर पे आप गर्दन, कंधों और कमर की एक्सरसाइज डेली किया करें, यानी गर्दन की थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, थोड़े से अच्छा, शोल्डर आपको की। पता है इससे ना ये जो आपका पोस्चर है ना, इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको नेक पेन स्टार्ट हो जाए। और ये मेरे साथ हुआ है कि जिस तरह मैं नहीं पहले ख्याल करती थी कि मेरा पोस्चर क्या है, तो उससे ये शुरू हुआ कि मेरे सिर्फ एक बाजू में पेन होता था और सिर्फ इन 2 फिंगर्स में आता था। मुझे किसी ने बताया कि ये आपको इसलिए होता है कि आपका पोस्चर ठीक नहीं होता और आपकी नेक से ये कोई वेन है जो दबती है, जिससे आपके बाजू में पेन इसको होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। सर्वाइकल में हमारे 1 to 7 तक जो वर्टेब्रा हैं, जब ये 6 और 7 कंप्रेस होंगे तो आपके हाथ जो है ना वो सुन हो जाएगा। 5 और 4 होंगे तो कंधे में दर्द होगा। सही। इससे ऊपर आते जाएंगे तो ये वर्टिगो में भी 1 to 3 में दर्द होता है। तो ये इस ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है जी। मेरा काम ही यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब आपने, और ये मैं आपको एक बात बड़े मज़े की बताऊं कि अक्सर लोग जो काम करते हैं मोबाइल पे या टाइपिंग करते हैं, उनको जो है ना एक बहुत ही कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है, जो जिसमें उंगलियां सुन हो जाती हैं। 2 उंगलियां सुन हो जाएंगी, अंगूठा और ये वाली आधी, तो वो गिलास नहीं पकड़ पाते। तो उनको चाहिए कि अपना हाथ यहाँ रखें। ये भी योगा के एक स्ट्रेच है, आप ये कर लिया करें तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ना वो सही हो जाएगा। जिन लोगों को लिखना है, राइटिंग ख़राब हो रही है, कमाल हो जाएगा। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। और भाई अगर आप अपने पूरे दिन में से अगर आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते ना, तो आपकी इस सारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब खुद से मोहब्बत नहीं करते तो कोई दूसरा आपसे कैसे मोहब्बत कर सकता है, समझे इस बात को। खैर, अब आगे बढ़ना है हमें, और दुनिया तेज़ी से आगे जा रही है। पुराने दुश्मन दोस्त बन रहे हैं और नए नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान जो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, उसके लिए पड़ोसी ममालिक की तिजारत किस हद तक ज़रूरी है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस कि हम पड़ोसी ममालिक से भी तिजारत नहीं कर रहे हैं। अब खबर यह है कि पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी में तब्दीली की है और पाकिस्तान ब्रिक्स इत्तेहाद में शामिल होने जा रहा है। तो पहले तो आप ये समझ लें कि ये ब्रिक्स इत्तेहाद क्या है। ब्रिक्स एक बैनुल हुकूमती तंजीम है जो 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है। इसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन और सियासी मकालमे को फ़रोग़ देना है। और इस ब्लॉक में जनवरी में तोसी हुई, जिसमें मिस्र, एथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल हुए। और अब जनाब, अगर पाकिस्तान इस इत्तेहाद में शामिल होता है तो यकीनन भारत और ईरान के साथ हमारे अच्छे तिजारती ताल्लुकात कायम हो सकते हैं। तो इसी सारी सूरत हाल पर बात हमने करनी है। अमार हबीब साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मौशियात हैं, इकनॉमिक एक्सपर्ट। बहुत शुक्रिया आपको अमार साहब, हम खुशामदीद कहते हैं शो में। अच्छा अमार, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले मुझे याद है कि पाकिस्तान को इससे पहले भी दावत मिली थी इस इत्तेहाद में शामिल होने की, जिसको भारत ने विटो किया था। तो अब चूँकि फिर से पाकिस्तान शामिल होने जा रहा है तो भारत भी इसमें मौजूद होगा। तो किस तरह देख रहे हैं आप ये शमूलियत, इस शमूलियत को और इसके असरात को? देखिए, इसमें जो है ब्रिक्स जो है एक इकोनॉमिक ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, वो उस तरह एक डेवलप हो रहा है और भारत एक उसका बहुत मेजर मेंबर है। तो ऑब्वियसली उसमें जो है वो भारत पाकिस्तान नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसमें आए, मगर उसमें ये है कि ब्राज़ील और रशिया और चाइना जो है वो पाकिस्तान की बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रखते हैं। तो वो ज़रूर चाहते हैं कि पाकिस्तान और रशिया और चाइना दोनों जो हैं वो स्ट्रॉन्गर मेंबर्स हैं या बहुत ज़्यादा ताकतवर मेंबर हैं भारत के मुकाबले में। तो उसमें जो है पाकिस्तान के लिए समझें गुंजाइश बन रही है कि वो एक ब्रिक्स का हिस्सा बन जाए। अच्छा अमान, मुझे ये बताइएगा कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो G7 की इकोनॉमीज़ हैं ये उसका ऑल्टरनेट हो सकता है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है। तो आपकी इस पर राय क्या है? नहीं, इसमें ऑल्टरनेट तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि G7 जिस लेवल पर अभी है या ओवरऑल जो इनकम लेवल्स हैं वहाँ पर, स्पेशली हाउस होल्ड लेवल पे या पर कैपिटल लेवल पे, लोगों के लेवल पे, वो तो जो है
ब्रिक्स जो है वो उसके करीब भी नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इन सारे ममालिक की जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मगर ये है कि ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये ममालिक जो हैं वो तरक्की कर रहे हैं। तो आज नहीं तो आज से 20 साल 25 साल बाद डेफिनेटली एक मेजर चैलेंज दे सकता है। अच्छा, मुझे ये भी बताएगा जिन कंट्रीज़ को इसमें चूज़ किया गया है, जैसे कि मैंने बताया जनूबी अफ्रीका भी है, इसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, फिर इथोपिया, मिस्र, ये भी शामिल हो गए हैं। तो जुग्राफियाई एतबार से, तिजारती एतबार से कितना ये सूदमंद होगा पाकिस्तान का इसमें शामिल होना? नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा पाकिस्तान में शामिल होने से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान की ट्रेड बहुत कम है, और वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान की इनके साथ बढ़ सकता है, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा ये। सही। अच्छा, इसमें ना कुछ लोग ये भी मैं देख रही हूँ कि डिस्कस कर रहे हैं कि भारत क्या अमेरिका की प्रॉक्सी का किरदार तो अदा नहीं करेगा इस इत्तेहाद में भी? नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल वो नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भी अगर आप देखें ना, रशिया के साथ, चाइना के साथ, हर के साथ एक इंडिपेंडेंट लेवल पे ताल्लुकात मेंटेन करता है। तो अमेरिका की प्रॉक्सी का ऐसा वो नहीं करेगा। अमेरिका जो है वो चाहता है कि इस तरह कोई बहुत ही कंसोलिडेटेड स्ट्रॉन्ग ब्लॉक नहीं बन पाए। मगर ये है कि रशिया और चाइना ऑलरेडी उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ उन्होंने इंक्रीज़ करी है पिछले चंद सालों में, तो वो इस तरह प्रॉक्सी नहीं बन सकता। यही वजह है कि रशिया और चाइना जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की एंट्रीज में। सही। अच्छा, अब हमने देखा इससे पहले, आपको पता है वेस्ट का अच्छा खासा कसर रसूख रहा है, जो भी ब्लॉक्स बनते रहे हैं। अभी ये जो ब्लॉक अब बन रहा है, इससे हम वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि दुनिया अब तब्दीली की तरफ जा रही है, और ये नए ब्लॉक्स बनना ही इसकी एक निशानदही भी है कि वो पहले वाली बात नहीं है। तो आगे आने वाले वक्त में आप इसको कितना मजबूत एक ब्लॉक के तौर पर देख रहे हैं, और जो कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं उनके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है कि कितने फ़ायदे में रहने वाली हैं? क्योंकि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात आपको पता कुछ अच्छे रहते नहीं हैं, चूँकि वो भी अब इस ब्लॉक का हिस्सा है। तो कैसे मुमकिन है कि वो फ़ायदा जो कि एक दूसरे को हम पहुँचा सकते हैं, वो वाकई असली मानों में पहुँचे भी? वो देखें, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो हम मेंबर बनाएंगे, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। असल जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती है उसमें शुरू होने में टाइम लगेगा, जिससे असल हमें फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा ऑलरेडी हम चाइना से उठा रहे हैं। रशिया से भी ज़्यादा जो है थोड़ा काम स्टार्ट हो जाता है, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट हो जाती, तो असल फ़ायदा हमें उससे होगा। भारत से तो बिल्कुल ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट हो, वो एक बात की बात है कि अगर जो भी चीज़ें हैं, हालात अगर बेहतर होते हैं तो ये चीज़ कर सकते हैं, मगर जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ तो बेहतर कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत आपको पता है नौमुंतखब हुकूमत है, और जब इन्होंने भारत के साथ तिजारत की बात की तो कुछ हलकों की तरफ से तनकीद का सामना भी इन्हें करना पड़ा था। तो अभी इस ग्रुप में शमूलियत और भारत के साथ तिजारत के मामलात अगर आगे बढ़ते हैं तो उसका रद्द-ए-अमल आप कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, उसमें रद्द-ए-अमल ये है कि भारत के साथ हमें तिजारत तो करनी चाहिए, उससे हमारा ही फ़ायदा है, भारत का भी फ़ायदा है, मगर ये है कि वो किस तरह लेके चलते हैं, किन-किन चीज़ों से शुरू करते हैं। 2019 या 2018 के लेवल पे लेके जाते हैं, उससे ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, तो ये एक बड़ा ही केयरफुली फेस्ड अप्रोच एक ज़रूरी है इसमें, ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे तो उसके भी नुकसानात हैं, नहीं करेंगे तो उसके भी नुकसानात हैं। अच्छा, अब भारत आपको पता है जो वहाँ पर एक इंतहा पसंदाना नज़रिया, मोदी का नज़रिया है, आपको लगता है कि जिस तरह पहले भी उसने विटो किया और कोशिश की कि पाकिस्तान इस ग्रुप का हिस्सा ना बने, अब चूंकि पाकिस्तान की शमूलियत का इम्कान है तो ये भारत डाइजेस्ट कर लेगा आराम से, या फिर कोई रखना डाल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, बिल्कुल वो कोशिश तो यही करेंगे कि पाकिस्तान उसमें उसका हिस्सा ना बने, तो कोशिश तो उनकी यही होगी, मगर इसीलिए हमें जो है दूसरे ममालिक की सपोर्ट हासिल है ताकि हम उसका हिस्सा बन सकें। सही। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि दीगर ममालिक जिनके साथ अभी आपने खुद कहा कि हमारे तिजारती ताल्लुकात जिस तरह के होने चाहिए वैसे नहीं है, बहुत कम है, तो ये नई हुकूमत जो हम लोगों की है, अगर तो हम शमूलियत हमारी हो जाती है तो ये दुनिया का उस पर ट्रस्ट है, ये कंसिडर किया जाएगा और उनके साथ ताल्लुकात हमारे आगे ज़ाहिर है बेहतर होंगे? देख, सब यही चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात एक्चुअली बेहतर हों, क्योंकि वो एक जियोपॉलिटिकल जो है एक मेजर इशू है, तो बिल्कुल उसमें जो है अगर ये होगा तो सबका ट्रस्ट इस पे बढ़ेगा, कम अच्छा, नहीं। नहीं, आई मीन टू से कि जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी ज़ाहिर है ताल्लुकात इस ग्रुप में शामिल होने के बाद बेहतर होंगे, तो इसको क्रेडिट आप देंगे इस नौमुंतखब हुकूमत को? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्रेडिट देंगे। एक बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी इकोनॉमिक ब्लॉक का हिस्सा बनना और ताल्लुकात बेहतर करना, आगे जाना, क्योंकि एक मुल्क से अगर ताल्लुक बेहतर हो रहा है तो उसके साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट आगे जाके बढ़ती है, तो बिल्कुल ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी।
सही, बहुत शुक्रिया अमार, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपनी माहिराना राय से हमें आगाह किया है। और लेट्स सी कि इसके रिजल्ट सब आगे आने वाले वक्त में क्या निकलते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जुड़े रहिए दुनिया बोल है के साथ। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज दुख्तर मशरिक़ बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह मनाई जा रही है। सूबाई हुकूमत के तहत तमाम तरज़िलई हेड क्वार्टर्स में तकरीबात मुनक़्क़िद की जाएंगी। शहीद मोहतरमा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी में जलसा भी मुनक़्क़िद किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे और लियारी में कारकुनान के हमरा वालिदा की 71वीं सालगिरह मनाएंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद पहली बार 1988 और दूसरी बार 1993 में पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद कर दिया गया था। वाकई ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम, इसमें कोई शक ही नहीं है। ऐसी करिश्माती शख्सियत, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया भर के लीडर्स पर आप नज़र दौड़ाएं कोई ऐसी शख्सियत आपको मिले जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की थी। और क्या बात थी इनकी, मैं इसको अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकती। तो आज उनकी सालगिरह जो कि भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। हम देखेंगे पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ जियाले मौजूद हैं वो भरपूर तरीके से अपने कायद की आज बर्थडे को मनाएंगे। अब हमें आगे बढ़ना है, बात करनी है सांगड़ में पेश आने वाले वाक़े ऊँट की टांग काटने के वाक़े की, जिसमें मुलविस 6 में से 2 मुलजिमान ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है। केस में ताज़ा तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार 6 मुलजिमान को अदालत में पेश किया गया था, जिसके बाद अदालत ने तमाम मुलजिमान का मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिमान से 2 कुल्हाड़ियाँ भी बरामद कर ली गई हैं। इससे पहले सांगड़ में संगदिल वडेरे ने अपने खेत में दाखिल होने पर ऊँट की टांग काट दी थी। वडेरे ने पहले मुलाजमीन के हमरा ऊँटनी पर तशद्दुद किया और फिर तेज़ धार आले से बेजुबान ऊँटनी की टांग काट दी थी। ऊँटनी कैमी को कराची के शेल्टर होम मुंतकिल किया गया है। जानवरों के हकूक़ के लिए सरगर्म तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने जानवरों पर बेरहमी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। ज़ख्मी ऊँटनी की अब कराची में देखभाल और इलाज जारी और कैमी ने खाना पीना भी शुरू कर दिया है। बात करेंगे डायरेक्टर लाइव स्टॉक सूबा सिंध डॉक्टर नज़ीर हुसैन कलोड़ा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो इतना अफसोसनाक ये वाक़या है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और वो ऊँटनी भी नहीं, ऊँटनी का बच्चा है जिसके साथ के जुल्म हुआ है और अभी अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बड़ी बेहतर हालत में है। मुझे बताइएगा कि क्या इस हवाले से आप लोगों की काविशें हैं, किस तरह काम हो रहा है? ये एक बहुत ही बेरहम वाक़या था और जैसे ही पता चला हुकूमत सिंध को, तो हुकूमत सिंध के हमें जो है ना हमारे जो वज़ीर आला हैं सईद मुराद अली शाह साहब, उसकी तरफ से हमें हुक्म हुआ कि इमीडिएटली इसको देखभाल की जाए और इसका पूरा केयर की जाए। तो महकमा लाइव स्टॉक जो हमारा जानवरों का महकमा है, हमने सांगड़ से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो डीसी था उसकी मदद से हमने वहाँ से मूव किया और यहाँ पे एनिमल शेल्टर के अंदर उसको रखा, जहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है वो भी बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो फोकस कर रही है और हमारे डॉक्टर्स हैं। हमारी जो टीम है वो तकरीबन 17 डॉक्टर्स हैं टोटल और उनमें से हमने जो है ना 8 डॉक्टरों को इमरजेंसी ड्यूटी पे वहाँ पे लगाया हुआ है और 3 शिफ्टें हैं वहाँ पे, सुबह को, शाम को और रात तो की। डॉक्टर साहब अभी ये जो कहा जा रहा है कि इनके लिए आर्टिफिशियल लेग ऊँटनी के लिए मंगवाई जा रही है, वो वाकई आ रही है? कब तक पहुँच रही है? क्या किस तरह से अब इसका इलाज होगा? ये रिकमेंडेशन तो है। इमीडिएटली सबसे पहला हमारा काम ये था कि उसको ख़तरे से निकालें, उसकी जो सिचुएशन है उसको स्टेबल करें और ज़ख़म जो है उसको भरें और ब्लीडिंग फर्दर ना हो। जब हमने अपनी लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट किया, जब ये आपके पास आई थी इसकी हालत क्या थी? बहुत ही कमज़ोर थी और ब्लड बहुत बह गया था और बहुत तकलीफ़ में थी, पेनफुल थी और वो बिल्कुल जो है ना आवाज़ें निकाल रही थी, रोने वाले और इस तरह के, तो बहुत पेनफुल कंडीशन में थी। फिर हमने जो है वो उनकी ब्लड टेस्ट ली, मुख्तलिफ टेस्ट इनकी की, तो ब्लड टेस्ट में ये आया कि 3.8 के करीब इसके जो ब्लड सेल्स हैं इंटू 10⁻12 वो आए, जबकि जो स्टैंडर्ड है वो इसकी वो है 8 से 17 के दरमियान होने चाहिए, तो कम अज़ कम 10-12 होने चाहिए। तो ये जो मिनिमम लेवल है उससे भी बहुत कम ब्लड है। तो भाई इनको भी क्या ब्लड लगता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है लेकिन आमतौर पे क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है तो ट्रांसफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। हम इनको थेरापी दे रहे हैं, मल्टीविटामिन दे रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं, अच्छा घास दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं ताकि ये जल्दी में रीगेन करे अपना ब्लड लेवल। वंस एक तो ये एक पार्ट पे हम ये कर रहे हैं, दूसरे पार्ट पे हम इसको ये कर रहे हैं कि जो उसका ज़ख़म है, टांग लग नहीं सकती थी इसकी अपनी जो उसकी कटी हुई थी? नहीं, वो तो मुकम्मल आप अगर देखें अलग हो गई और इंसीजन जो है ना वो इतना तेज़ धार आले से दिया गया है कि इतना शार्प इंसीजन है कि हर चीज़ उसकी कट गई है।
थोड़ी भी अगर कोई कनेक्टिविटी होती उसकी या आधा कटती तो शायद वहीं जुड़ पे जाती। चांसेस से जुड़ जाते थे, हम उसको और स्टिचेस जालिमों ने पूरी उतार दी ना उसको। तो वो मुकम्मल शॉप से ऐसा काटा गया है और वो उस जगह पे हम जो उसको कहते हैं एपीफाइसिस, तो जो मेटाकार्पल बोन है ये जो है उसकी एपीफाइसिस वो कच्चा वहाँ पे हड्डा होता है, ग्रोइंग एज है ना, तो हड्डी वहाँ से वो नरम होती है, तो इत्फाक से उसने वहीं पे ही उसको मारा है, तो इस वजह से वो कट गई है। कितनी तकलीफ तो हुई अब होगी। हमारा जो काम था वो इसकी पहले ज़िंदगी बचाना, तो इसलिए तो जो ज़ख़म है उसको हम भर रहे हैं, उसके टाँके लगा रहे हैं, उसके अलावा डेली बेसिस पे रेस हो रही है, ड्रेसिंग इसकी हो रही है, एंटीबायोटिक्स और मल्टीविटामिन और इस तरह की जो ट्रीटमेंट है वो सारा हम उस रिहेबिलिटेशन में कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो स्टेबल हो जाए। नंबर सेकंड जो है हमारा वो हार्नेस है, क्योंकि अगर वो जानवर या ऊँटनी ऐसे पड़ी रहेगी उसकी और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, यानी डिसकोऑर्डिनेशन हो जाएगी, एक जगह पे एक साइड पे अगर पड़ी रहेगी। तो कल से हमने एफर्ट शुरू कर लिए हार्नेस की। हार्नेस ऐसा होता है कि उसको खड़े करने के लिए एक सपोर्ट चाहिए, जिस तरह बैसाखी होती है ना, इस तरह की कोई सपोर्ट चाहिए। अब इतना बड़ा जानवर है तो उसके लिए वो हम बना रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि 1-2 दिन में वो हार्नेस के सहारे वो खड़ी हो जाए अपने पाँव पे जब खड़ी हो जाएगी तो हम फिर जब मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, सोशल मीडिया पर जब ये स्टोरी वायरल हुई है तो बहुत सारे लोग जो मैंने ऐसे भी देखे, खासतौर पे मैं भारत की बात करूँगी, वहाँ से भी किसी ने कहा था कि मैं इसके लिए आर्टिफिशियल लेग भेज रहा हूँ, डोनेट कर रहा हूँ, तो आप इसको लगाएं। तो ऐसा कुछ है? नहीं, सरकारी सतह पे तो हमें कोई इतला नहीं है कहीं पे भी, सवाए सोशल मीडिया के कहीं से तो सुनी कहीं से हमने। मंगवाई जा रही है? जी बिल्कुल, हम जो है 2 एफर्ट हो रही हैं हमारी। एक तो सबसे पहले हम हार्नेस कर रहे हैं और इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट हमने शेयर कर दी है, जो इंटरनेशनल एनजीओ है 4PA के नाम से, वो इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर्स आएंगे, असेस करेंगे। हमारे लिए 2 अब चैलेंजेस हैं। एक तो ये है कि आर्टिफिशियल वो लिम्ब लग जाए, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रोइंग एज है, तो अगर एक टांग आपने फिक्स कर दी, वो वहीं पे स्टील की फिक्स हो गई या प्लास्टिक की फिक्स हो गई, दूसरी तो ग्रो कर रही है ना, तो होगा ये कि फिर इम्बैलेंस हो जाएगा आज के 2 महीने 3 महीने बाद। तो हम ऐसी आर्टिफिशियल टांग इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं कि जिसके अंदर स्क्रू हो, जिस तरह जिससे ब्रेसेस वो लगते हैं, उसको लंबा भी कर दिया जाए, एक्सटेंडेबल करके बिल्कुल, एडजस्टेबल बिल्कुल, हो जाए, बिल्कुल। ताकि वो जो उसकी दूसरी टांग जो नॉर्मल वो है उसके बराबर आ जाए, बैलेंस उसका बराबर काम है। आ अच्छा, जाए, वैसे जब ये टांग लग जाती है आर्टिफिशियल लेग, तो उसके बाद ये नॉर्मल लाइफ की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है चलने में तब भी? डेफिनेटली जो लोड है वो बियरिंग नहीं होती इस वजह से, लेकिन नॉर्मल लाइफ उसकी हो जाती है, उसकी ज़िंदगी बच जाती है। बाकी इतना लोड वो नहीं बियर कर पाएगी, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि जो लोड है जो उनको लाद के फिर लेके जाते हैं गांव के उसके अंदर, लिए तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि पॉसिबल इसके नहीं लिए। होगा। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि अभी मैंने सुना एक वाकया और हेडलाइन ही चल रही थी कि किसी और जगह पर भी भैंस की टांग भी अब किसी ने काट दी है। यहाँ तो ये वाकयात होते रहते थे, शायद रिपोर्ट नहीं होते थे, अब ये वाकया सामने आया है तो और सामने भी आ रहे हैं वाकयात। हमारे यहाँ जानवरों के हकूक़ के लिए क्या किया जाता है? कोई कानून साजी है इस पर? क्रूअल्टी अगेंस्ट एनिमल्स की कानून साजी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये है कि वो वाइल्ड लाइफ के जो एक्ट है उसके अंदर है, लेकिन उसका अहाता पूरा नहीं किया जाता। खुसूसन क्रूअल्टी थी जब डॉग फाइट्स के अंदर, जब ये गेम के हवाले से जो बियर जो था, भालू को जब लड़ाया जाता है या कुत्तों को लड़ाया जाता है या मुर्गों को लड़ाया जाता है, उसके बाद जो उनको ज़ख़म आते हैं, इस तरह के मामलात, उस पर तो कानून साजी अवेलेबल है। लेकिन ओवरऑल पेट एनिमल हो या वर्कड एनिमल हो या फिर जो फूड एनिमल्स हैं, उनको अगर ये ज़्यादती की जाए तो उसके ऊपर वैसे तो बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ तो बच्चों के साथ जो जुल्म होता है, जो घर में मुलाजिम होते हैं, उस पर कुछ नहीं हो पाता, जुल्म हो रहा होता है, जानवर तो फिर बड़ी दूर की बात। तो अब हमने एक सिंध एनिमल हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट जो है ना वो इस पर पूरा लेके आए, जिसके ऊपर वेलफेयर एक एनिमल वेलफेयर कमेटी बनेगी, जिसमें सिविल सोसाइटी के भी बंदे होंगे और गवर्नमेंट के भी नुमाइंदे होंगे। उसके अलावा वो कमेटी हर जिस किस्म का टार्चर हुआ है उसके अगेंस्ट प्रॉपर कानून साजी हो रही है, जो वेटिंग में है अभी ला जो है हमारा आ रहा है, और उसके बाद उसके ऊपर पेनलाइज होगा उसको बाकायदा, ताकि जब तक जदा और सदा का अमल नहीं होगा तब तक मैं समझता हूँ ये नहीं रुक पाएगा। तो इस पहले तो वजह फिर से कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि कहा गया कि जी वो वडेरे ने बल्कि स्टेटमेंट दिया कि भी मैंने नहीं ये किया, ये मालिक ने खुद इसकी टांग काटी है, जो बड़ा फॉल्स एक स्टेटमेंट था, जिसके बाद अभी जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं 2 ने कन्फेस भी कर लिया कि जी हमने ही काटी है और ज़ाहिर है मुजरिम है वो। अच्छा, इसमें मुझे बताइएगा सिंध गवर्नमेंट का कितना आप संजीदगी देख रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात फिर ना हो नमा हो? संजीदा देखें, सिंध गवर्नमेंट खुसूसन जो है ना वज़ीर आला सिंध खुसूसन इस मामले में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। मैडम शादिया मरी को आप देख लें एमएनए लेवल पे वो उस इलाके की हैं, तो इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रीवेल करती है सिंध गवर्नमेंट के अंदर एनिमल राइट्स के हवाले से बाकी सूबों की निस्बत। आपने देखा होगा जब ये था डॉग्स का वाक़या,
उस पे ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट ने पूरा फोकस किया हुआ था और अभी बाकायदा हम ला लेके आ रहे हैं और डिपार्टमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हमारा सबसे बड़ा काम था कि इसकी ज़िंदगी बचाएं, जो हमने इस तरह से वो एफर्ट भी की। इसके साथ अगर जैसे आपने कहा कि वाक़या बढ़ रहे हैं, तो एक डोंकी जो है ना, एक गद्दा, उसके मालिक ने उसको इतना मारा है कि पीछे से वो जो दोनों टांगें हैं वो दोनों चिकनाचूर हो गई हैं, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह। और बाकी जगहों पे भी उसको ज़ख्म है, हम उसका भी वहीं पे ही इलाज कर रहे हैं, उसको रिपेयर उसके कर रहे मालिक को पकड़ा गया, गिरफ्तार है वो? हैं। गिरफ्तार है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्योंकि ये हैदराबाद का वाक़या है तो वहाँ पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ये उनके लोग खिलाफ अपनी FIR। फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं जानवरों पे। बिल्कुल, ये इसका जो वाक़या है वो ऐसे हुआ था कि वो जो गद्दा था या डोंकी है वो थोड़ा हॉस्टाइल था, थोड़ा एग्रेसिव था, क्योंकि वो एनर्जी है उसके पास, उसको आपने अच्छा खाना खिलाया हुआ है तो जानवर है, तो दूसरे जो गद्दा है उसके साथ थोड़ा लड़ पड़ा, उस पे गुस्से में आके मालिक ने उसको मारा। तो भाई आपस में डोंकीज हैं, अगर जहालत है ना इसमें, तो आप उसमें क्या कर या जानवर को जब आप लाठी मारते हैं तो उसका मकसद ये थोड़ी होता है कि वो इम्प्रूव करेगा, उसके सिखाने के, देखो बच्चों को हर चीज़ सिखाने का में मारने तरीका होता है, हाँ, बिल्कुल। हर चीज़ का एक अलग तरीका है। अब लेकिन सिंध इसमें गवर्नमेंट डॉक्टर ने साहब आई इसमें थिंक सीरियस जब तक सख्ती नहीं होगी ना तब तक ऐसे वाकयात होते रहेंगे, कभी भैंस के साथ, कभी बैल के साथ, कभी गधे के साथ, तो कभी ऊँट के साथ। ये हमारी तरफ से बड़ी ज्यादती है। अगर एक स्कूल ऑफ थाट अगर देखें दुनिया के अंदर, तो ये जो ग्लोब है वो असल में पहले जानवरों का था। इंसान तो यहाँ पे बाद में लाया गया ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, कि चलो क्योंकि जो करीब तरीन जो गोला था जन्नत के बाद वो ज़मीनी थी जहाँ पे लाया गया, तो यहाँ पे इस गोले के ऊपर इंसानों से ज़्यादा राइट्स जो हैं वो एनिमल्स के हैं, क्योंकि जितना भी चारा है, जितना भी खाना है, जितनी चीज़ें हैं, जितने फ्रूट हैं, फल हैं, वो उनके लिए ज़्यादा है, हमारे लिए कम है। रीज़न उसका क्या है वो आप सिंपल सी समझें, जानवर कभी कोई चीज़ पका के नहीं खाता। अगर ये हमारा होता ये सब कुछ, अगर गंदम को ही देख लें, पहले बोते हैं, फिर उसको संग आ जाता है, फिर उसकी जो दाना आता है उसको पीसते हैं, फिर वो उसको आटा Logic है गूंथते ना। हैं, इतना सारा कुछ करते हैं, उसके बाद वो हमारे काबिल बनता है कि हम उसको खा पाएँ। यानी वो हमारे लिए कभी नहीं था, वो हमने प्रोसेस करके उसको खाना है, और जानवर डायरेक्ट खाता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादातर उनके लिए, लेकिन हमने क्योंकि एक तरह से इस गोले के ऊपर काबिज है, तो हमने ज़्यादा कोशिश की है कि हमारे राइट्स हैं और हम जानवरों को नहीं ये बड़ा अफसोस होता है, वेस्ट में चले जाएं तो जानवरों के बाकायदा प्रॉपर हुकूक है, जो खुराकें उनको वहाँ मिलती हैं, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कचरा खा रही होती हैं, जो लोगों की लोकल लोगों ने पाली हुई हैं बैल और गायें, कचरा शॉपिंग बैग्स खा रही होती हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, और उन्हीं का दूध हम पीते हैं। हाँ, लेकिन ये अफसोस की बात है कि इस तरह का जो है ना वो एक होता है स्ट्रे, कि ये जो गलियों मोहल्लों में या किसी जग मार्केट में घूमती रहती हैं, डेफिनेटली उसका गायें दूध तो स्ट्रे नहीं नहीं हो आता। सकती डॉक्टर साहब, वो तो किसी न किसी की मलकियत होती है ना। वो अलग बात है कि वो उनको वैसे ही छोड़ देते हैं कि भाई आप जाओ जाके कचरा चुनो या खाओ, जो भी करो। खैर जो भी यहाँ पे एक ना जानवरों के हकूक़ के हवाले से प्रॉपर काम होना चाहिए, कि जिस पे सख्ती भी हो। जो लोग इस तरह से फ्रस्ट्रेशन अपनी जानवरों पे निकालते हैं, जब उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा तो बाकियों को भी फिर होश आएगी कि हमें ये काम नहीं करना, कोई भी हमारी शिकायत कर सकता है। बाकायदा एक सेल कायम होना चाहिए, कि कॉलिंग नंबर होना चाहिए, कि जहाँ कहीं आप किसी जानवर के साथ तशद्दुद होता आप देख रहे हैं, फ़ौरन से आप इस पर कॉल करें और बताएं। आपका डिपार्टमेंट इस हवाले से कुछ कर रहा है? जी बिल्कुल, हमें हुक्म मिला है और हम आज ही समरी मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक बड़ी रिहेबिलिटेशन सेंटर कोरंगी में इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिसमें छोटे बड़े जानवर जो भी डिसऑन्ड हैं, इंजर्ड हैं और विक्टिम हैं, उन जानवरों के लिए रिहेबिलिटेशन का पूरा मरकज़ हम कायम कर रहे हैं। उसके अलावा इंडोर फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी, तो कम से कम हम अब कराची, हीराबाद, हैदराबाद में और लाड़काना में और उसके अलावा खैरपुर में, हम 4 जगहों पे ये जो ना ये इंडोर फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर कोई ज़ख्मी आ गया, किसी की सर्जरी हो गई, तो आप नाइट स्टे वहाँ पे या फिर बेड उनको दे दें जिस तरह ह्यूमन के होते हैं तो हॉस्पिटल, उसको हम इम्प्रूव आज इंशाल्लाह वो समरी जा रही है। और हुकूमत सिंध इसमें बहुत ज़्यादा इस मामले पे इसको सीरियस लिया हुआ है और हम इसके ऊपर आगे जा रहे हैं और अच्छी। अच्छा, फाइनली मैं चाहूँगी लोगों के लिए भी आप एक मैसेज दे दें जो ये करते हैं। मेरी तरफ से यही मैसेज होगा कि देखें, ये जानवर जो है ना वो हैं तो हम हैं, और जानवरों के हुकूक हमसे ज़्यादा हैं इस ज़मीन पे। और ये अगर आप रहमदिल नहीं रहेंगे और इतनी क्रूअल्टी करेंगे तो खुदा की तरफ से भी आपको अज़ाब आएगा। और इस तरह के वाक़यात पूरे भरे पड़े हैं इस्लामी तारीख़ में, अगर आप देखें तो। इस वजह से जितना भी आपको दे सकते हैं वो उसको जानवरों को प्यार करें, और इतनी सारी गर्मी और धूप के अंदर कम से कम एक ज़रूर आप काम करें कि घर के बाहर अहाते पे कहीं पे भी किसी जगह पे थोड़ा पानी का जो है ना वो कटोरा भर के रख लें, ताकि उनको वक्त से वो मैसर हो जाए और जानवरों की एक तो वेलफेयर भी हो जाए और तहफ़्फ़ुज़ भी हो जाए और उनकी ज़िंदगी बच पाए।
बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नज़ीर, आप मेरे साथ मौजूद रहे हैं। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया है। और मैं तो ये भी कहूँगी एक दरख्त भी लगा लें ताकि आप जब बांधें नीचे उस जानवर को बांधें, आपको सवाब भी मिलेगा। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह पीर के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।